ठीक है जी। तो अभी ऑडिबल होना, ठीक है, थोड़ा जिससे है। हाँ, माई आवाज़ थोड़ी स्लो है ना, तो ये तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे है ना, इसको क्या करें, ऐसे ही चलाना पड़ेगा माइक से, है ना, कान से सुन रहा है नहीं इसका, या उसी में लगा देगा, पहन देते हैं साइड में। हाँ, जाएगा। चलो जी। तो इसका है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने, ये नवंबर 2020 का पेपर है, जो कि है ना, नवंबर में 2 पेपर हुआ था, 30 नवंबर वाला है। इसमें हमने 3 क्वेश्चन किए थे, 29, 3 या 4 है ना, 30, 30, 29, 30, 31, 32, 33 ट्राई करके देखिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो तो कह रहा है, कंसीडर लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ द फॉर्म y i is equal to alpha plus beta xi plus epsilon I based on the data xi yi I from 1 to 50. Epsilon I are error terms. Assume that not all xi are same. Okay. Which of the following is an admissible value of leverage of the 11th observation? So try करके देखिए क्या आएगा। तीसरा बच्चा भी खरीद लिया क्या? उसको हटाइए। चैट डिलीट कर दीजिए तो उससे खत्म हो जाएगा। तो उससे है ना, उसका वो चला जाएगा। सिर्फ चैट डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है जी, देखिए क्या होना चाहिए आंसर, आप लोग ट्राई कीजिए। तो सर ये ऑप्शन 1 और 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेवरेज वैल्यू में 1/n प्लस समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार
डिवाइड बाय S66, ठीक है। तो 0.02 से ज्यादा होगा, तो 1 और 2 तो नहीं होगा। क्या होना चाहिए? 3। 3 होगा सर। हाँ ठीक है ना? सो बाकी लोग कर पा रहे हैं? लीवरेज का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, और मतलब हाइट मैट्रिक्स की ऑब्जेक्ट वो एलिमेंट्स का सम होता है, वो पैरामीटर के इक्वल होता है, मतलब इनका सम। हाँ, तो एच एच आई ये जो एच आई वैल्यू होती है पैरामीटर एक ही है। इसमें क्या है आपके पास कि अगर आप बनाएंगे, एक साइज आपका आई से 50 है ना, तो इसमें जो एक मैट्रिक्स अगर एच आप लेते हैं हैट मैट्रिक्स, तो क्या होता है? एक्स 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 ट्रांसपोज एक्स एक्स। एक्स एक्स इनवर्स हाँ, एक्स ट्रांसपोज इनवर्स एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। तो इस यस मैट्रिक्स का जो क्या होगा? So leverage of the ith observation is the ith diagonal element of the hat matrix H. तो अगर ये H मैट्रिक्स मान लीजिए ऐसा है, H I J, है ना, कितना ऑर्डर का होगा ये? 50 × 50। ठीक है, 50 क्रॉस 50। सो ये 50 क्रॉस 50 है। सो आपसे पूछ रहा है कि ith, है ना, ऑब्जर्वेशन का, तो आप 11th ऑब्जर्वेशन का ना, तो 11th ऑब्जर्वेशन का हो जाएगा H11, ऐसा कुछ बताओ। H11 या सॉरी H11, ना, 11th रो 11th कॉलम का एलिमेंट, मतलब डायगोनल एंट्री इन द 11th रो एंड 11th कॉलम, HII। सर इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और मतलब इनका जो सम होता है वो पैरामीटर के इक्वल होता है, पी के। ठीक है, तो यहाँ तो पे जो अगर है, सेकंड वाले ऑप्शन से करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइंड करोगे, तो क्या लगता है आपको, आपका यहाँ पे एक्साइज जो क्या बनेगा? अच्छा, वैसा निकालना पड़ेगा नहीं? हाँ, 0 से 1 के बीच होगा। तो ये पहला चौथा तो ऐसे ही आउट हो गया, है ना, तो बचा 2 और 3। अब 2 3 में बताना है आपको क्या होगा। तो एडमिसिबल वैल्यू 0.01 होगी या 0.1 होगी? तो एक है ना, तो ये 1/n प्लस समथिंग होता है ना, ये जो आप निकालते हो तो क्या होता है, 1/, से बता रही थी 1 ना, upon n, 1/n 1 प्लस upon, समथिंग, राइट? तो वन yes, बाई एन आपका कितना that's होगा why यहाँ पे? 1/50 कितना होता है? 0.02 सो 0.02 प्लस समथिंग होगा। positive quantity. तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता, है ना, Yes, तो ये हो गया। ठीक है, तो वैसे ये फॉर्मूला मेन देखो, जो लोग जो नए होंगे, तो पहले को पीवाई क्यों करने से पहले है ना, दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो द थ्योरीज। क्योंकि ये थ्योरी बैच हम लोग नहीं चला रहे, तो थ्योरी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। ब्रीफली हम जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ब्रीफली, क्योंकि पीवाई क्यू बैच है, थ्योरी बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम के बाद। ठीक है, ये CSR जुलाई का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद थ्योरी बैच स्टार्ट करेंगे, पूरा यूनिट 4 यूनिट 1 लाइव में आपको कराया जाएगा, ये है डिटेल में थ्योरी के साथ। ठीक है, एनीवे तो इसका आंसर तो ऐसे ही पता चल गया। तो आप लोगों के डिस्कशन से, हाँ, इससे डिस्कस करोगे तो क्लैरिटी आएगी, ये फायदा है। तो उससे क्या है कि, है ना, आपको भी समझ आएगा थोड़ी बहुत जो है, क्योंकि डिस्कशन चीज़ें क्लियर होती है ना, मान लो 4 लोग मिलकर सोच रहे हैं तो उस तरह से हो जाएगा। इसमें देखो, ये 34 जो है कि आपको कह रहा है कि एक्स बी यूनिफॉर्म 0 1। ठीक है, तो यहाँ एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, और सपोज गिवन एक्स द रैंडम वेरिएबल वाई, तो एक्स जो है यूनिफॉर्म 0 1 है,
और y गिवन x इज इक्वल टू x, है ना, ये यूनिफॉर्म 0x है, या अगर आप कैपिटल x रखो तो यहाँ कैपिटल हो जाएगा, x एंड y गिवन x एंड y z, सो z गिवन x y, तो मान लो ऐसा बोलूं कि दोनों गिवन है, इज यूनिफॉर्म y कॉमा 1, तो आपसे पूछ रहा है ई जेड निकालो, तो डबल एक्सपेक्टेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, बताइए निकाल पाएंगे आप लोग? तो ई जेड क्या होना चाहिए? ठीक है, ई जेड निकालिए, क्या आएगा?
फॉर्मूला पता है ना ये वाला, जैसे ई जेड है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ क्या लिखना चाहेंगे, तो हमें ई जेड चाहिए ना, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डबल उसमें लगाना पड़ेगा। अभी के लिए मान लो जेड गिवन एक्स कर देते हैं लेट से, तो ये है जेड गिवन एक्स ऐसा लिख सकते हैं, या जेड गिवन वाई भी कर सकते हो। फिर फर्दर इसमें लगाओ, सर Z given XY है। तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम तो फॉर्मूला जानते हैं। अगर हम एक्स वाई लिखे तो क्या कुछ ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये डबल एक्सपेक्टेशन वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अच्छा आ गया आपका अंकित 5/8, ठीक है। सो अगर इससे करेंगे तो क्या होगा, ट्राई करके देखते हैं, लगा के देखिए जरा क्या आता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर ऐसा करेंगे तो इसमें ना दो तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि एक्स वाई दोनों गिवन है, लेकिन यहाँ पे जस्ट यूनिफॉर्म वाई है, तो एक्चुअली यहाँ होगा y+1 एंड इसका मीन क्या होता है 2, और चूंकि y गिवन x भी है, सो ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो y का नहीं पता ना, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो y डायरेक्ट तो नहीं पता हमें, तो वैसे ये है। लेकिन फर्दर अगर मैं इसी पे लगाऊं डबल एक्सपेक्टेशन, जैसे इसको मैं खोल देता हूँ अभी, तो इस पे फर्दर अगर मैं अप्लाई करूं कि ई ऑफ वाई है ना, तो मतलब ऐसा हो जाएगा, चलो इसको खोल दो पहले। अब ये जो है 1/2 ई वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ऑफ वाई गिवन एक्स ऐसा लिख सकते हैं, और +1 जो है वो रहेगा। यहाँ तक ठीक है, ये हाफ मैंने बाहर कर दिया। अब क्या होगा, हाफ ई ऑफ वाई गिवन एक्स, वाई गिवन एक्स क्या है, सो वाई गिवन एक्स है x/2, अच्छा निकाल तो लिया आप लोगों ने है ना, यही होगा। इसको फर्दर ओपन करो, सो इसको फर्दर ओपन करोगे, सो हाफ बाहर, ई एक्स कितना यूनिफॉर्म 0, 1/2 +1, तो फाइनली 1/2 ये हो गया 1/4 +1 कितना 5/4, 4+1 है ना, तो ये आ गया 5/8। हाँ सही कह रहे हैं आप है ना, तो देख लीजिए इनको डाउट है बताइए। तो मतलब आप लोग कुछ लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, और ठीक है जी, तो ये हो गया 35। देखिए ये कह रहा है कि N1T एंड है NT1 NT2 with the two independent Poisson process with intensities AB respectively है ना, तो where A more than B है, MT है maximum N1T N2T है ना, एंड XT जो बना रखा है maximum of NT1 minus NT2 0। अच्छा, so which of the following is true, X Poisson process है with rate intensity rate होगा ना, so यहाँ पे intensity A minus B, X is a birth and death process with birth rate A, death rate B. M is the Poisson process with intensity maximum AB. M is a pure birth process with rate A plus B. So एक मिनट, क्या लगता है आप लोगों को क्या आंसर होना चाहिए, सो सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। है ना, हैविंग आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है थिंकिंग प्रोसेस कि आप सोचते कैसे हो, तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन होगा, आंसर कहीं से ले आओगे तो उससे है ना, तो यू थिंक कि कैसे
आंसर तो आंसर की में भी होगा, है ना। इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सोचते हो, कैसे आंसर आएगा। समझ आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एन टी जो है जो N1T है ना। सो ये जो N1T जो है दिस इज पॉइसन, है ना, AT होगा। एंड N2T जो है दिस इज पॉइसन BT। सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैक्सिमम ऑफ NT1 एंड NT2, क्या ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यस या नो। आपको ये बताना है कि क्या ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैक्सिमम है, मतलब सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो होगा पॉइसन में, क्या वो पॉइसन आएगा। सोचिए आएगा कि नहीं। तो ये पॉइसन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इससे ये है दिस विल नॉट बी ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ही नहीं। तो पहली बात तो एक्स पॉइसन प्रोसेस होगा ही नहीं। तो अच्छा सॉरी एक्स कह रहा हूँ, एम ना, अभी हम एम के बारे में बात कर रहे थे। सो एम विल नॉट बी अ पॉइसन प्रोसेस। एक्स पॉइसन प्रोसेस हो सकता है। तो पॉइसन प्रोसेस में क्या होता है, इंक्रीमेंट्स, है ना। हालांकि ये स्टैंडर्ड है। जैसे NT1 क्या बताता है, अगर आप यहां से लिखोगे, चलो इसी कलम में लिखता हूँ। ये क्या बताएगा, है ना। ये तो ना नंबर ऑफ अराइवल बाय टाइम T, है ना, इन द प्रोसेस जो भी है। सो है ना, इन टाइम 0 to T, मान लो ये है। N2T यही बताएगा, है ना। मतलब बस वो प्रोसेस अलग अलग है ना, विथ रेट, जो भी इनका रेट है विथ रेट A। और यहाँ पे होगा। सो डिफरेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे, डिफरेंस जो है ये जो है ना उस तरह से ही वो भी बताएगा। तो डिफरेंस क्या बताएगा यहाँ पे, सो N1T माइनस N2T, यही ना। सो डिफरेंस का तो है ना, इसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, वो कह रहा है कि इसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 हो सकता है एंड सो ऑन। इसका भी लिखते हैं सिमिलर ही होता, बस दो प्रोसेस अलग अलग है।
एंड अगर ये लिखोगे आप सो इसमें सपोर्ट तो नेगेटिव ही हो सकता है ना, तो इसी नेगेटिव से बचाने के लिए उसने क्या किया है, मैक्सिमम ले लिया है ना, कि जीरो अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो मैक्सिमम ले लो। तो एक्चुअली माइनस जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जैसे माइनस लेंगे तो ये नंबर ऑफ अराइवल माइनस नंबर ऑफ अराइवल इन 0 2, तो डिफरेंस जो हो रहा है इसमें वैल्यू घट बढ़ भी सकती है। जैसे पॉइजन प्रोसेस में क्या होता है, 0 से 1, 1 से 2, यही होता है ना पॉइजन प्रोसेस में, कि ये पॉइजन प्रोसेस प्योर बर्थ प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहा है कि डेथ भी हो सकता है ना यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1, 1 to 2 एंड सो ऑन। लेकिन ये जहाँ पे नेगेटिव होगा तो डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अच्छा, ये प्योर बर्थ प्रोसेस मतलब क्या होता है, पॉइजन प्रोसेस ही होता है। प्योर बर्थ प्रोसेस इज ऑल्सो पॉइजन प्रोसेस। तो क्या ये आपको लगता है कि मैक्सिमम विल हैव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी तो ऐसे ही आउट हो गया है ना। प्योर बर्थ प्रोसेस इज ऑल्सो पॉइजन प्रोसेस का ही दूसरा नाम प्योर बर्थ प्रोसेस है। एंड जो आपके पास नेक्स्ट है तो ये तो आउट हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्योर बर्थ प्रोसेस एंड पॉइजन प्रोसेस सेम ही है। मतलब जो आपका बर्थ डेथ प्रोसेस है उसमें आप डेथ रेट 0 कर दो तो प्योर बर्थ प्रोसेस है, वही पॉइजन प्रोसेस भी होता है वो, है ना। सो प्योर बर्थ प्रोसेस है पॉइजन प्रोसेस एक्चुअली। सो इसमें तो दिक्कत नहीं है, ये दोनों आउट हो जाएगा, बचेगा एक्स। हमें मेनली एक्स के बारे में सोचना है ना, तो एक्स के बारे में सोच रहे हम लोग कि एक्स पॉइजन प्रोसेस है या बर्थ डेथ प्रोसेस है। तो क्वेश्चन फिर से है, क्या x2 का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन आएगा? डू यू थिंक कि डिफरेंस ऑफ टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रंकेटेड एज 0? सो ये भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। आप कोई एग्जांपल लेके ट्राई कर सकते हो। सो मेरे को लग रहा है ये भी पॉइजन तो नहीं है, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना कि दैट हैज टू बी पॉइजन। सो ये जो xt रैंडम वेरिएबल दैट विल नॉट हैव अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट्स व्हाई ये तीनों आउट हो जाएगा। तो मेनली बचा यही चाहिए। और इसकी लॉजिक ये है NT1 अराइवल विथ रेट A और माइनस NT2 है तो डिपार्चर विथ रेट B। यही अभी कह रहा है कि अराइवल विथ रेट A, डिपार्चर विथ रेट B। डिपार्चर को डेथ बोलते हैं ना, डेथ रेट यहाँ पे यही है। सो एक्चुअली डिफरेंस जब लेंगे ना, अब होगा क्या कि बर्थ डेथ प्रोसेस में जो स्टेट स्पेस 0 से कम तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए इन्होंने मैक्सिमम 0 किया है। मतलब ये दोनों को मैक्सिमाइज कर, ये तो नेगेटिव भी आ सकता है, इसका सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, 0 1, इधर माइनस वो भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, xt इसलिए डिफाइन किया मैक्सिमम ऑफ NT1 माइनस NT2 टू 0, सो दैट इसका सपोर्ट 0 1 2 एंड ये रहे। तो मतलब जो स्टेट स्पेस है एक्चुअली वो आपका पॉइजन प्रोसेस में 0 से कम तो होता नहीं है, बर्थ डेथ प्रोसेस में भी जैसे इनिशियली 0 से 1 हो सकता है, 1 से 0 हो सकता है, 1 से 2, 2 से 1 हो सकता है ना, सो जो भी प्रोबेबिलिटी है तो इस तरह चलता है। तो इसीलिए ये डिफरेंस है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस NT2 होने का मतलब हो गया जो अराइवल था वो डिपार्चर में कन्वर्ट हो, क्योंकि माइनस लगा दिया ना। सो नंबर ऑफ अराइवल विथ रेट A माइनस हो गया ना, तो नंबर ऑफ माइनस हो गया, नंबर ऑफ अराइवल मतलब डिपार्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल मतलब ये थ्योरम स्टैंडर्ड है, इसका भी आप प्रूफ देख सकते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड थ्योरम, इसका भी कुछ नाम है, आई थिंक इसका कुछ नाम है ये जो xt है ना, xt का कुछ स्पेशल नाम है, किसी को याद है क्या है xt? रिफ्लेक्टेड रैंडम वॉक है ना, इसका कुछ इस तरह नाम है, रिफ्लेक्टेड रैंडम वॉक, ये xt जो है ना। तो ये आप बुक में पढ़ोगे तो समझ आएगा, इस तरह कुछ टर्म्स हैं जो डिफाइंड है ना। जैसे रिफ्लेक्टेड रैंडम वॉक, ये रेड कलर समझ आता है आप लोगों को? तो इस पे ब्लैक पे नहीं समझ आता होगा ना, तो इस तरह, ठीक है ना। तो ऐसा होगा। एनीवे तो बी सही है, बाकी तो वो सिंपल लॉजिक से कैंसिल हो गया, क्योंकि xt पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता इसलिए आउट, m पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसलिए आउट हो गया, ठीक है। और काइंड ऑफ समझो आप, ये भी कह रहा है m इज अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट दिस, ये भी कह रहा है m इज अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट दिस, बट पॉइजन प्रोसेस तब होगा जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन होगा, है ना। ये है, आप जानते हो ना, NT इज अ पॉइजन प्रोसेस, देन NT हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा लैम्बडा t, तो यहाँ तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है तो पॉइजन प्रोसेस हो भी नहीं सकता। अच्छा, ये तो इजी है, सब आपने 11 12 क्लास में किया होगा, क्लास 11 12 में ना, मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो क्यों छोड़ना, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, है ना। ये है इसका ऑप्टिमाइजेशन वाला, क्योंकि इससे भी 3 नंबर तो मिलेंगे,
ये चीज़ है, देख लो कर पाओगे। क्लास 12th में था ग्राफिकल मेथड, है ना। सिंपलेस्ट में नहीं जाना है, इसको ग्राफिकल मेथड से ही हो जाएगा अगर आप इसको ठीक से सॉल्व करोगे। और बहुत आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या करना होता है, इन सब का ग्राफ बनाना है, बाउंड्री पॉइंट कलेक्ट करना है, बाउंड्री पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो आंसर होगा, ठीक। सो देखिए, तो इसके लिए हमें लाइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। 2x + 3y = 14, ठीक है, ऐसा होगा। नाउ ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2x + 3y को 14 रख दो, है ना। मतलब ग्राफ बनाओ, इन तीनों का ग्राफ बनाओ पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x + y = 6 तो ऐसे ही हो जाएगा, या पहले नंबरिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो एक लाइन, है ना, रफली। तो ये आपका हो गया x + y = 6, लेस देन था तो इधर आ जाएगा। x + 2y 9 है, तो x/9, तो ये थोड़ा सा ग्राफ वैसा होगा। एंड इसका मैं ग्राफ बनाऊँ, एंड y/4.5, तो y पे 4.5 और x पे 9, 7 8 9, तो इस तरह का इसका कुछ ग्राफ होगा। सो दिस लाइन इज x + 2y = 9, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्मूला ना, x/a + y/b = 1, तो ए बी इंटरसेप्ट है इस तरह से। सो इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा आपको, निकाल लो चाहो तो, है ना। सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर, है ना, कोऑर्डिनेट निकालना है। सो यू नीड टू सॉल्व दिस टू, घटा दो, इसमें से घटा दो। सो y = 3 आ जाएगा, y को 3 रख दो तो x बराबर भी 3 आ जाएगा, ठीक है, देख लो। सो ये पॉइंट आ गया 3,3 है। अब नेक्स्ट जो लाइन है, 2x + 3y = 14, तो होगा x/2/14 y/, अच्छा एक मिनट, हाँ, अच्छा x/14/2 ना, तो x/7, तो x पे 7 होगा ये, तो चलो रेट का बना देता हूँ 6 है ना, 7 8 9, तो एक यहाँ होगा 7 पे, और y 14/3, 14/3 अराउंड 4 ना 4 पॉइंट समथिंग, सो 4 पॉइंट समथिंग चाहिए, तो कन्फ्यूजन में डाल दिया। सो ये 4.5 था, तो 14/3 कितना होगा जी, तो यहाँ से 20 है ना, 6, तो इसके ऊपर होगा राउट, है ना, 4.5 था ना ये, तो इसके ऊपर कहीं होगा। अच्छा एक मिनट, ये मैंने क्या किया था, 4.5 था 3.5 था, यहाँ 3.5 पे लिख दिया ना, तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग फिक्स करते हैं। तो समहाउ इसको ऐसा बनाओ कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही कर दो, है ना, क्योंकि ये तो 4 पॉइंट है, ये तो हमारा 4.5 मेरा था यहाँ पे, तो ऐसा करना पड़ेगा। और 4 पॉइंट, तो इसको ऐसा करो ना, 4 यहीं ले लेता हूँ तत्काल में रफली, ठीक है, 2 3 रफली ये दिया ना, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मान लो 4.5 और फिर ये 5 कर दो, ठीक है, तो इस बीच का कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 4 5 में बहुत गैप हो गया ना, यहाँ पे देखो, अब ये 4.6 होगा। अब इसको ज्वाइन करना, तो आपको जानना पड़ेगा किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मेनली ये है। सो व्हाट आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो हमें दो दो करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा जी। देखो, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे, जैसे इन दोनों का निकाला तो 3 3 आ गया, इन दोनों का निकालेंगे तो देखते हैं क्या क्या आता है, घटाओ इन दोनों को भी। सो इसको 2 टाइम करे घटा दो, तो 2x - 2x खत्म, 4y - 3y y, इसको 2 टाइम कर रहे हैं, ठीक है, 18 - 14 4, तो y = 4 आ गया, ठीक है। y = 4 यहाँ रख दो, 8 9 - 8 x = 1 आ गया, तो ये 1,4 पे कटेगा, ठीक है। फिर हमें जानना है इन दोनों का, है ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये जानना है। तो इसको भी ऐसे ही 2 टाइम करके घटा दो, इसमें से घटाओ, 2x खत्म, 3 - 2y y, और इसको 2 टाइम करके घटा रहे ना, 14 - 12 2, तो y2, तो x कितना 4, चलो, तो ये सब इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ओके। तो अभी मुझे तो ऐसा लाइन बनाना है, तो हमने ऐसे ही पॉइंट तो निकाल ही लिए हैं, तो पता चल जाएगा कहाँ से पास कर रही है, ठीक।
तो ये दोनों है, x प्लस 2y 9 हो चुका है, x प्लस वाई 6 हो चुका है, बचा 2x प्लस 3y 14 वाला। तो ये पास करेगी 1 4 से, x1 y4, तो x पे 1 y पे 4। अच्छा अराउंड यहाँ पे होगा, ठीक है, रफली मैं बनाता हूँ। तो x1 y4, दूसरा पॉइंट जहाँ से पास करेगी वो है वो x4 y2, x4 एंड y2, x4 एंड y2। समझते हैं, बहुत वो कर दिया ना। सो x4 y2 रफली ग्राफ बना रहे हैं ना। और यहाँ से भी इसको पास करना है ना। इतना है ना, मतलब ग्राफ में एक्चुअली डिस्टेंस इक्वल नहीं है ना, इसलिए एग्जैक्ट ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है। इसलिए ग्राफ पेपर पे आसान रहता है, या आप लाइन इक्वल लेंथ लो, ठीक है। तो एनीवे जो भी होगा 4 2 होगा, है ना। तो 2 तो इधर, मुझे लगता है इधर ही होगा, हमने बनाने में थोड़ा गलती किया ना, क्योंकि 2 बहुत नीचे ले ऊपर लेते ना, तो इस तरह से कुछ आता। सो यहाँ पे होता 4,2। रफली मैं ये बोल देता हूँ कि ये 4,2 है, ठीक है। सो इसको जब ज्वाइन करोगे यहाँ से पास करेगी। अब आपको लग रहा होगा लाइन बना रहा हूँ, कर्व बना रहा हूँ मैं, तो होगा ऐसे ही, ठीक है। सो अगर मैं कोशिश करूँ फिर भी, तो ये यहाँ से पास करना है इसको, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसा कुछ पास कर रहा है। देखो, तो मेनली हमें इंटरेस्ट है इंटरसेक्शन पॉइंट में। इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा सबके कॉमन से, सब में लेस देन इक्वल टू लगा है, तो इसका भी नीचे है, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर। तो जो एक्चुअल ग्राफ मुझे लगता है बनना है वो ये बनेगा, है ना। यहाँ पे कटा है, फिर ये आएगा, यहाँ पे कटा है, फिर ये इंटरसेक्शन हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा लाइन था, एंड फिर ये वाला आपका है। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या आ गए, उस पर निकाल लो। तो ये है, तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स मतलब जो अभी कर्व हमने ये बाउंड्री है ना, ये इसका कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढो। तो एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ए बोल दो 6 0। ये वाला कॉर्नर पॉइंट दूसरा था, ये 4 2 वाला था, ठीक है। बी इज 4 2, तो नीचे ही होगा ऐसे तो, है ना। और एक किसके साथ कट रहा था, इसके साथ, x प्लस वाई बराबर 6 के साथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आएगा यहाँ आएगा, ये कौन सा पॉइंट था 1 4, और एक यहाँ पे आएगा, ये कौन सा पॉइंट था, ये कौन सी लाइन जा रही थी, ये वाला x प्लस वाई 2 वाई बराबर 9 वाला। तो x प्लस 2 वाई बराबर 9, वाई से x को 0 रख दो, 4 वाई, है ना। तो आएगा 4.5, तो 4.5 0 4.5, इन सब के करस्पॉन्डिंग आप उसकी वैल्यू निकालो 4x प्लस 5y की। सो z जो आपका है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x प्लस 5y, इसकी वैल्यू निकाल लो आप, तो क्या आएगा। इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे, देखिए क्या आता है। निकाल पाएंगे 4x प्लस, है ना। तो ये तो 24 हो गया, यहाँ पे 16 प्लस 10 26, फिर यहाँ पे 4 प्लस 20 24, और यहाँ पे 4.5 इंटू 5, सो 45, है ना। 45/2 22.5। तो अभी जो हमने किया है, अब ये ग्राफ थोड़ा ठीक से चेक करना पड़ेगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आया वो आया 26। अब चेक कर लो आप लोग, कोई दिक्कत है तो बताइए अगर मैंने, है ना। तो आप ग्राफ थोड़ा ठीक से बनाना आप लोग खुद से। यहाँ थोड़ा मैंने आपको लगाओ कैसे कैसे क्या किया, तब पर्पस बताया आपको कि इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। फिर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेना है, सब में लेस देन इक्वल टू था, तो टूवर्ड ओरिजिन लेना है। तो है ना, जो है ना, दिस इज इधर भी लेस देन, इधर भी लेस देन, तो हमें वो पॉइंट लेना है, वो रीजन लेना है जो सब में लेस देन आता हो, है ना, सब में सेटिस्फाई कर रहा हो। ये क्लास 12 में एलपीपी था, लीनियर प्राइम प्रॉब्लम, वही है। अब 12 को 2 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे समझ आ जाएगा। अब उसके बाद ये आ गया कॉर्नर पॉइंट, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स ले लीजिए। तो है ना, यहाँ ओरिजिन भी था, हालांकि लिया नहीं मैंने, है ना। ओरिजिन 0 0 था, जिसमें आंसर 0 ही मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और हमें करना था मैक्सिमाइज, तो 26 होना चाहिए। आप क्रॉस चेक कर लेना ग्राफ बना के पॉइंट सही से, ग्राफ पेपर पे चाहो तो बना लेना वैसा। 37 जो है कि
x1 x2 xn be normal theta comma 1 random variable. Suppose that prior distribution of theta is normal. अच्छा, तो आपको बता रखा है कि एक्साइज है नॉर्मल थीटा 1 एंड प्रायर है ना थीटा गिवन x is normal 0 sigma square. Suppose we have a square error loss function and x bar is this, then Bayesian estimator of है ना Bayes estimator of थीटा निकालना है आपको. निकालिए क्या आएगा, थीटा का एस्टिमेटर क्या होगा. तो इनडायरेक्टली निकालना क्या है हमें, Bayesian estimator of थीटा है ना. तो स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन है तो एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा स्क्वायर में. हाँ, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रायर ऑफ थीटा ना, सॉरी ये प्रायर ऑफ थीटा है, थीटा का जस्ट नॉट एक्स, वो तो हमें निकालना है पोस्टीरियर है ना, वो तो गलती से लिख दिया ना. थीटा का अलोन डिस्ट्रीब्यूशन ये है और हमें पोस्टीरियर निकालना पड़ेगा पहले ना. तो वी हैव टू फाइंड पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा एंड देन सो हमें ये निकालना है थीटा गिवन एक्स वैक्टर, दिस वी हैव टू फाइंड. सो जो थीटा हैट यहाँ मुझे चाहिए वो एक्सपेक्टेशन थीटा गिवन एक्स वैक्टर, ये निकालना है एक्चुअली. ठीक है, तो ये तो प्रायर है. प्रायर दिस तो पोस्टीरियर निकालो आप, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के पोस्टीरियर मीन जो होगा दैट इज द बेजियन एस्टिमेटर है. तो यहाँ पे जो आना है ये पोस्टीरियर मीन होगा. सो पोस्टीरियर मीन निकाल लीजिए कि व्हाट इज अ पोस्टीरियर मीन, तो उससे आंसर आ जाएगा. ट्राई करके बताइए क्या आएगा. तो इसमें 3 3 भी था ना, तो एक बार चेक करना. आई थिंक मैंने यहाँ थोड़ा मैं कह रहा हूँ थोड़ा गलत हुआ है शायद, या हो सकता है अगर ये पॉइंट ऊपर होगा फॉर एग्जाम्पल है ना, 2 था 4,2, तो अगर ये कौन सा पॉइंट है 3 3 है ना, ये ना 4 2 ऊपर कैसे है ना, तो ये लाइन जब पास करेगी तो ये 2 है ना, ऊपर 4 है. तो हो सकता है देखो अभी मैंने पॉइंट ये नीचे लिया था क्योंकि 4 हालांकि यहाँ था लेकिन मैंने लिया यहाँ, समझ रहे हो ना. तो मुझे लग रहा है ये ग्राफ ठीक से बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा पॉइंट का यहाँ पहले ही मैं गलती कर चुका था इसलिए दिक्कत हुआ है. तो अगर ये मान लो लाइन ऐसी होती है कि इसके ऊपर से पास करती है, मान लो ऐसा हुआ, अगर ये थोड़ा ग्राफिकली देखना पड़ेगा, मैंने ग्राफ बनाने में शायद गलती की है. तो अगर लाइन इस तरह से जाएगी तो ये पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा उस केस में, तो ये 3 3 भी आ जाएगा. तो एक बार चेक करना है ना. अच्छा, आंसर की मैं देखना क्या है, 26 से 27 है पिछले का आंसर. क्योंकि ये ना समझ ना मैं ग्राफ बनाने में कहाँ गलती किया था, पहले मैं 4.5 यहाँ ले लिया 3 4 के बीच में, हालांकि मेरा 1 2 3 था यहाँ पे है ना, तो उससे थोड़ा मिस्टेक, उसका ग्राफ ठीक करना. मैं कह रहा हूँ यहाँ मुझसे हो सकता है कोई गलती हुई हो, तो मे भी जरूरी नहीं 26 हो सकता है 27 भी आंसर हो, तो अगर चेक करना ये है ना. बाकी मेथड मैंने बताया, यहाँ मुझे लग रहा है कुछ गलती हुई है बिकॉज ग्राफ बनाने में गलती हुई है. ठीक है, वो बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ तो 4.5 मैंने गलत ले लिया था उससे, और यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकाल के, तो ठीक से पहले ग्राफ बना लेना, उससे समझ आ जाएगा. ग्राफ पेपर में बना के देखना क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हुआ है. ठीक है, तो इसलिए मिस हो सकता है आंसर 27 हो, वो ऑफिसर में देखो तो मजा आएगा. अभी इस पे आ जाओ, तो इसको ट्राई करो.
नॉर्मल में एक थ्योरम था ना, याद है? अच्छा x1 x2 xn है ना, n को अगर 1 रख दूंगा तो क्या होगा? सो n को 1 रख देंगे तो पहला और तीसरा सेम हो जाएगा नहीं, और ये x बार है 2 वाला। ये नॉर्मल डायरेक्ट थ्योरम है ना पोस्टीरियर का, क्या होता है याद है? तो Sir, option C is right. ठीक है ना, इससे डायरेक्टली यू कैन फाइंड। यस आई थिंक है, इसमें बहुत ज़्यादा काम करना नहीं है। इफ़ यू नो द थ्योरम दैट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। सो एक थ्योरम ये होता है, थ्योरम क्या था जी? सो सपोज इफ आई राइट द थ्योरम, सो इट इज सिंपल, इफ एक्साइज आर, है ना, एक्साइज आर नॉर्मल, लेट्स से थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर, एंड थीटा इज नॉर्मल म्यू नॉट कॉमा सिग्मा नॉट स्क्वायर, ठीक है? अभी ऐसा समझ लो। then posterior distribution is what? Then theta given vector x, this will have distribution normal with parameter, मान लो अभी के लिए नाम रख देता हूं म्यू एन कॉमा सिग्मा एन स्क्वायर, लेट से। सो वेयर, या कुछ नाम देना, स्टार रख सकते हो, म्यू स्टार सिग्मा स्टार, है ना, लाइक दिस। सो वेयर what is mu star and what is sigma naught, है ना? So mu star is what? So it will be, अब पहले सिग्मा स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि सिग्मा स्क्वायर के टर्म में म्यू आएगा। सो इट इज सिग्मा स्क्वायर स्टार, है ना, एंड दैट विल बी n अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर दिस इनवर्स, ठीक है? ये फॉर्मूला है। एंड देन म्यू विल बी, एंड दैट म्यू स्टार हेयर इज, तो इफ यू रिमेंबर दिस थ्योरम डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यही, एक तो n अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर इनवर्स इंटू n एक्स बार अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा नॉट होल स्क्वायर। चेक कर लेना एक बार, ठीक है? नाउ अब आप इस थ्योरम को यहाँ फिट कर लो ठीक से, है ना? सो उससे काम हो जाएगा आपका। एंड जस्ट यू फाइंड, है ना, तो यही तो पोस्टीरियर मीन है। सो दिस इज द पोस्टीरियर मीन, तो यही आपका आंसर होगा। सो यू हैव टू फाइंड दिस क्वांटिटी। इसको सॉल्व करके चेक कर लो, इससे आ जाएगा। नहीं, राइट, कई सारे थ्योरम्स हैं, उससे भी हो जाएगा। ठीक है? तो फिर यूज दिस थ्योरम, जैसे बता रही है, आई थिंक थर्ड वो बता रही है, तो थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है जी?
जस्ट देखो इसको फिट करो, जैसे अभी मैंने लिखा ना x नॉर्मल थीटा 1 है, तो ये जो सिग्मा स्क्वायर मैंने लिया वो 1 हो गया, तो उसको 1 कर दो। तो जहाँ सिग्मा, अगर इसकी वैल्यू मैं लिख के देखूँ कि क्या आएगा, तो सिग्मा स्क्वायर को 1 रख देना, तो यहाँ हो गया n प्लस 1 बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर, थीटा का मीन है, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, हमारे केस में क्या है, सिग्मा स्क्वायर है ना, तो ये सिग्मा स्क्वायर हो गया, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। एंड यहाँ पुट कर लो एन एक्स बार अपॉन सिग्मा स्क्वायर, जो इनका है वो एक्स आई का वेव, वो 1 है हमारा, एंड म्यू नॉट, ये हम बात करें थीटा के लिए, तो 0 है, तो ये 0 हो गया। नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई इट, है ना, तो ये हो गया एन सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, इस पूरे का रेसिप्रोकल, तो उल्टा कर देता हूँ, सो पूरे का रेसिप्रोकल ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा स्क्वायर प्लस 1, इज इट फाइन, एंड यहाँ से एन एक्स बार, ये आंसर है जी, है ना। यू माइट हैव सम अदर वे बट दिस इज द वन, है ना, डायरेक्ट यू कैन यूज, यही आंसर है, देखो यही तो है, ये थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो उससे आ जाएगा डायरेक्टली। So the next one is this 38. ट्राई कीजिए, तो बोल रहा है एक्सरसाइज क्या है, यूनिफॉर्म ऑन द ट्रायंगल। अच्छा, तो अगर इसका हम देखिए ट्रायंगल क्या है, विथ वर्टिसेस 0 0 थीटा 0 एंड 0 थीटा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके okay. So what is joint PDF? So joint PDF, if you write, so it will be and 1 upon area of that triangle. What is area? So this is theta, this is theta, half into base into height, so it is something like 2 upon theta square, check कर लो, ठीक है। So now and होगा क्या, तो इसमें एक्साइज को कैसे लिखोगे, तो इस ट्रायंगल में when you write, so what will be xi, हाँ इसको आप कैसे लिखना चाहोगे, सो इट विल बी एक्स आई प्लस वाई आई, क्योंकि ईच एक्स आई है ना, इसमें ऐसा रहेगा 0 to थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। एक मिनट, लाइट चली गई तो ये बंद हो गया, जिससे माइक खरीदे थे उसको पूछिए क्या दिक्कत है ना, जिससे माइक खरीदे थे उसको पूछिए कि भाई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पहले लाइट बंद हुआ था ऊपर वाला, 4-10 मिनट पहले लाइट बंद हुआ ना, आज पूरा माइक बंद हो गया, उसको बोलिए ऐसा ऐसा है, क्या सोल्यूशन है इसका। इसमें 2 और क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी तो बस हो जाएगा कंप्लीट, तो इसको आज कंप्लीट कर देते हैं। सो यहाँ पे थे ना हम लोग, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ क्या होगा, एक्स आई, या अगर एक्स लिखोगे
कि x प्लस वाई बिटवीन 0 एंड थीटा, तभी ये पार्ट कवर होगा, है ना। एंड x बिटवीन, मतलब वही चीज़ है, x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, ये है, हो जाएगा कवर ना, इससे इतना काफ़ी है, अगर इतना लिख दे तो इनफ है ना। सो नाउ अब आप एम एल निकाल पाएंगे। सो व्हाट इज अ लाइक्लीहुड फंक्शन, इफ यू राइट, so what is a likelihood function? So if you see likelihood function, you will have, so likelihood function is 2 upon theta square power n, and for each xi if you write, so xi plus yi less than theta, so theta is more than equal to xi plus yi for each i. So अगर आप common solution लिखेंगे, so you will find xi is more than maximum of xi plus yi, ये हो जाएगा। मतलब it is like, अगर मैं फॉर एग्जांपल नाम दे दूं कि लेट्स z इज x प्लस वाई काइंड ऑफ, तो ये z nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, ये कहने का मतलब है ना। सो वैसा हो जाएगा i फ्रॉम 1 to n, ऐसा हो गया। अब नाउ यू कैन सी लाइक्लीहुड फंक्शन इज, सो व्हाट डू यू थिंक, तो यहाँ थीटा बिलोंग कर रहा है यहाँ zn से इन्फिनिटी तक, ये बाउंडेड है, थीटा कहीं रेस्ट्रिक्टेड है जिसे नहीं है ना, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड ओवर दिस इंटरवल, तो जितनी थीटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन उतना मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो इट विल बी मैक्सिमम, सो दिस इज द एमएलई, सो दिस इज द एमएलई एक्चुअली, ठीक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सो दिस इज द एमएलई, है ना। ऑल फोर आर डिफरेंट थिंग्स, आपको ये नहीं समझना ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, नॉट नेसेसरली दे आर सेम। तो ओके जी, सेकेंड वाला आंसर होगा 39। इसको ट्राई कीजिए। ये क्या कह रहा है कि एक्स बी पी क्रॉस पी मैट्रिक्स वैल्यूड रैंडम वेरिएबल हैविंग विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर सिग्मा एंड एम, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स हैज विसार्ड पी सिग्मा कॉमा एम या एम कॉमा सिग्मा, जैसे भी आपको नोटेशन ठीक लगता है। तो ना एम डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये हो गया। नाउ अब ये थ्योरम्स हैं जस्ट, मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, दिस जस्ट रिमेंबरिंग थिंग हो गया कि आपको याद है तो डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं याद है तो दिक्कत है ना। सो इफ यू रिमेंबर स्टेटमेंट, जस्ट थ्योरम्स, ये चारों स्टेटमेंट थ्योरम है। नाउ यू थिंक थ्योरम ढूंढो, है ना, जिन लोगों ने पढ़ा है टॉपिक, एग्जैक्टली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम है। और पूछ क्या रहा है, विच वन इज नेसेसरली ट्रू, तो टेल, है ना, ये थ्योरम्स हैं सिंपली। सो 3 सही होगा। ओके एक मिनट, तो इसमें एक्स एक मैट्रिक्स था ना, एक्स लिखा था ना, ए यहाँ पे ए कैसे आ गया, ए आई से डिनोट द आई थ्रो इन जेथ कॉलम मैट्रिक्स ए, तो यहाँ ए लिख रहा है, अच्छा ए यहाँ पे दूसरा है, ओके, ए एंड एक्स आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। क्या लग रहा है आपको, P सही होगा ना, AX follows Wishart P with M degree of A sigma A dash. एक्स इज विसार्ट पी, जिसका यहाँ पे डिग्री ऑफ M. फ्रीडम एम, एंड ए सिग्मा ए ट्रांसपोज, जस्ट एक थ्योरम है, चेक कर लो कि इज इट ट्रू। सो विच है ना, ऑल आर जस्ट स्टेटमेंट, जस्ट उन्होंने क्या किया है,
कुछ में कुछ चेंज कर दिया होगा स्टेटमेंट को. सो यू हैव टू सी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. इतना है. ठीक है. सो थ्योरम चेक कर लो, ये सही है आई थिंक, है ना. तो सो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ये होगा, तो ऑब्वियसली वो नॉन सिंगुलर होगा. बाकी है ना, चेक करो क्यों गलत है, एग्जांपल लेके या देखो क्यों गलत है. ना यू चेक, तो ये हो जाएगा. तो अभी के लिए ठीक है ना, ये थर्ड जैसे बता रही है स्टेटमेंट डायरेक्ट है. सो आपको देखना है विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट है. अरे ऑप्शन 4 अच्छा 4. ये सब मैट्रिक्स भी विशार्ड होता है क्या? K cross K sub matrix of X also has a Distart distribution for K. चेक कीजिए जी, बताइए क्या ऐसा जरूरी है? इट इज नॉट नेसेसरली, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं होगा. चेक कीजिए, कोई सब मैट्रिक्स लेंगे विसार्ट का, सो दैट विल आल्सो बी, जैसे कोई पर्टिकुलर ना ब्लॉक उठा लिया आपने, सब मैट्रिक्स कुछ है ना, कुछ रो कुछ कॉलम उठा लिया, सो इज इट नेसेसरली विसार्ट? आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू. काउंटर एग्जांपल ढूंढो. ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा, आप चेक करो थोड़ा. इसमें क्या लिखा, थर्ड में क्या लिखा था, विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएंस मैट्रिक्स दिस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम m फॉर एनी नॉन सिंगुलर p क्रॉस p मैट्रिक्स A. जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ, जैसे एग्जांपल आई थिंक ये हो जाएगा. तो x यू कंसीडर विसार्ट 2, तो विसार्ट 3 ले लो, है ना. सो विसार्ट 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉमा 1 कॉमा आइडेंटिटी ले लो, इससे कुछ होगा देखो. सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया. अब इसमें क्या करो आप, 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बनाओ. इसमें कोशिश करना, मैं वही बोल रहा हूँ कि 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक लो एंड देन यू चेक कि क्या जरूरी अभी 60 ही होगा, वहां पे नहीं आएगा. ऐसा काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा. ठीक है ना, तो इसका काउंटर एग्जांपल ट्राई कीजिए. इसका टाइम खत्म हो रहा है, तो अभी हम ये देखते हैं बस लास्ट क्वेश्चन. ये लास्ट ही है, फिर ये खत्म हो जाएगा. तो कल हम लोग फिर नवंबर 2020 वाला ही डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरा वाला है ना, 30 नवंबर को ये हुआ था. इसका फटाक से आंसर बताइए स्विच, है क्विकली, सो दैट है ना नेक्स्ट बैच का टाइम है 9 बजे. तो इसमें आप लोग देखिए, एक्सरसाइज कह रहा है आपको कि नॉर्मल थीटा सिग्मा स्क्वायर है. एक्सरसाइज नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर है. मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा? मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ e की पावर 2 थीटा. पर चेक करना होगा अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन सा है ना. और उसके बाद अनबायस्ड एस्टिमेटर चेक कर लो. तो यूएमवीयू, ये यूएमवीयू पूछ रहा है ना, ये एमवीयूई और यूएमवीयू, यही एमवीयूई या यूएमवीयूई, ये दोनों सेम ही है ना, चेक कर लो. हाउ विल यू फाइंड? सो यहाँ लेमन सेफी वर्क करेगा. सो है ना, यहाँ पे एक्चुअली वर्क तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना, g ऑफ x बार इज इक्वल टू e की पावर 2 थीटा. तो आपको सॉल्व करके, क्योंकि x बार कंप्लीट सफिशिएंट होगा ना, सो x बार इज कंप्लीट सफिशिएंट. यहाँ पे x बार इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर.
ओ एक मिनट, इस 2 पैरामीटर वाला है ना, अच्छा सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो सिग्मा स्क्वायर नोन है, सिंगल पैरामीटर है, तो एक्स बार विल बी कंप्लीट सफिशिएंट, ओके। एंड देन यूजिंग दिस आपको ये थोड़ा मुश्किल होगा मुझे लग रहा है ना, क्योंकि हालांकि एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होगा नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। सो दूसरा तरीका है राव ब्लैकविल वाला यूज करना। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अनुराधा आपका माइक ऑन है जी, तो एम जी एफ से जा सकते हैं क्या? एम जी एफ अगर यूज करेंगे ई की पावर 2 थीटा मल्टीपल हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, नहीं यही करना पड़ेगा जी। कुछ ऐसा करो आप कि मान लो अभी ऑप्शन के हिसाब से ऐसा समझ आ रहा है ना, तो ई ऑफ अगर हम बोले कि जी टी, मान लो आप ऐसा ले लो जी ऑफ टी इज काइंड, जैसा ऑप्शन है ई की पावर ए टी प्लस बी, है ना, ये अज्यूम कर लो। एंड देन देखो जी टी क्या आएगा, तो अब आपका पर्पस है ए निकालना और बी निकालना, इससे कुछ होगा तो बस इससे आपका आंसर निकल आएगा। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स बार प्लस बी इज इक्वल टू ई की पावर 2 थीटा। ये सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू जैसे ऑप्शन देख के समझ आ रहा है, ठीक है जी। कुछ बोलना है किसी को, बताइए। इज इट फाइन? और ये एम से नहीं आ जाएगा, ये हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको इसको अगर ब्रेक करेंगे तो एम से कर सकते हैं आप? हाँ बोलिए। MGF of x bar will be the UMV of e raised to t theta, right? ओके या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है ना। सो दिस इज एक्चुअली e की पावर 2 थीटा एंड यू नीड दिस क्वांटिटी, सो दिस इज एक्चुअली mgf ऑफ, है ना। सो x बार इज एक्चुअली नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई n। सो mx बार कितना हो जाएगा, exp ऑफ म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, सो थीटा टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आएगा जी, ये है mx बार। अब इसको लिख लो ठीक से, तो ये क्या आ जाएगा, सो e की पावर b इंटू दिस इज mx बार इंटू ए टी हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। एक मिनट सॉरी, ए टी कह रहा हूँ, इसमें जो टी की जगह ए रख देंगे ना,
सो mgf x बार का डेफिनेशन क्या होगा, mx बार t इज एक्सपेक्टेशन e की पावर t x बार, ये ना, तो t की जगह क्या आ रहा है a, सॉरी यहाँ a आ जाएगा है ना, ये लिख सकते हैं, एंड दिस इज e की पावर 2 थीटा. नाउ यू कंपेयर, सो यू विल कंपेयर एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, कंपेयर कर लो इसको. सो उसकी जगह a रख दो, तो e की पावर b, और यहाँ से आ जाएगा e की पावर थीटा, थीटा की जगह हमें थीटा ही रखना है और t की जगह a रखना है, एंड हाफ. चेक करो कैलकुलेशन ठीक कर रहा है, बाकी यू कैन सॉल्व इन योर ओन वे, कोई दिक्कत नहीं है. t की जगह यहाँ आ जाएगा थीटा स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर ना, t की जगह, एंड e की पावर यहाँ है 2 थीटा. पूरे पावर पावर कंपेयर कर लो है ना. इफ यू कंपेयर पावर, तो पावर है ना, इसको मैं अगर हटाऊंगा तो पावर भी प्लस में आ जाना है. नाउ दिस पावर इज इक्वल टू दिस, सो a तो ऐसे दिख रहा है 2 हो गया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज इंपॉर्टेंट, चेक करो जी. सो यहाँ से ये क्वांटिटी मिल के ना, ये स्क्वायर था ना यहाँ पे, हाँ a तो 2 आ चुका है, सो यहाँ पुट कर दो. कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ है कांस्टेंट टर्म 0. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, b प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई n इंटू ए स्क्वायर इज 0. a तो यहाँ पे क्या है 2, तो a स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस एंड 4 अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर बाई n, है ना. दैट यू आर सेइंग इज आल्सो फाइन, सो उससे आप कर सकते हो. तो b इज दिस एंड a इज दिस, तो योर आंसर इज दिस वन, है ना. तो यहाँ पुट कर लो अब. तो फाइनल हमारा आंसर क्या था, आवर आंसर वाज दिस e रेज़ टू पावर at प्लस b, है ना, या सो आवर आंसर वाज e रेज़ टू पावर at प्लस b, दिस इज द आंसर, है ना. जे जी टी हमारा होगा, बिकॉज ऑप्शन देख के ही समझ आ रहा है. तो e की पावर a हमारे पास आया 2 और t हमारा x बार था, एंड b आया माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर बाई n. तो दिस इज द आंसर एक्चुअली. ठीक है, कौन सा आ गया, सी ऑप्शन. ओके जी, यू कैन सॉल्व इन अदर वे, लाइक आपको लगता है कि दिस इज लेंथी वन, सो इट्स फाइन, यू कैन फाइंड इन ओन वे. ठीक है जी, यहीं स्टॉप करते हैं. सो अभी हमने कंप्लीट किया है 30 नवंबर 2020 CSIR नेट PYQ यूनिट 4, ठीक है, पार्ट बी. क्वेश्चन 29 कल स्टार्ट किया था, 40 तक आज कंप्लीट हो गया, है ना. कल भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी का पेपर, लेकिन दूसरे दिन जो हुआ था, है ना. सो दैट विल डिस्कस नेक्स्ट डे पेपर जो रहा होगा, तो इसमें तो है नहीं, चलो कल देखेंगे, है ना. सो दूसरा पेपर नवंबर 2020 में 2 पेपर हुए थे, सो सेकेंड पेपर विल डिस्कस. ठीक है, सो कल आगे देखते हैं. अभी के लिए थैंक यू. कुछ पूछना है तो बताइए.